जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नेवी और एनसीबी द्वारा सीज किए गए अभी तक के सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट में मिले पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स। अब भारत में विकसित किए जाएंगे Su-30 MKI फाइटर्स के लिए डिजिटल मैप जनरेटर। स्वाम ड्रोन्स के बाद अब भारत बना रहा है स्वाम सैटेलाइट्स। HAL और सैफरन का जॉइंट वेंचर जल्दी शुरू करेगा इंजन्स पर काम। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिए इमरान खान और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्शन। कल कोची में नेवी और एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन में जो 2500 किलोग्राम तक के ड्रग कंसाइनमेंट को सीज किया गया था, तो इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कंसाइनमेंट था ये भारत और श्रीलंका के लिए था और इसे 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के अलग अलग जूट बैग्स में छिपा के रखा गया था। और जिन बैग्स में नार्कोटिक्स छुपाए गए थे तो वो पाकिस्तान बेस्ड राइस कंपनी के थे। और एनसीबी के मुताबिक जो मदरशिप इतनी बड़ी क्वांटिटी में नार्कोटिक्स को कैरी कर रही थी, तो उस मदरशिप से उसके रूट के साथ फिर छोटी बोट्स के थ्रू इन नार्कोटिक्स के कंसाइनमेंट को रिसीव किया जाना था। और इस दौरान जिस पाकिस्तानी नेशनल को डिटेन किया गया है, तो उसने पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि छोटी बोट्स में से रिसीवर पाकिस्तानी व्यक्ति से इस कंसाइनमेंट को लेने और फिर इसे श्रीलंका और भारत ले जाने के लिए थे। और इतना ही नहीं बल्कि पूछताछ के दौरान इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इस पूरे कंसाइनमेंट का जो फाइनल सोर्स है वो श्रीलंका नहीं था, क्योंकि वे लोग ड्रग्स के इतने बड़े कंसाइनमेंट को छोटी बोट से भारत में एक साथ नहीं ले जाना चाहते थे। और इसलिए योजना ये थी कि इस कंसाइनमेंट का कुछ हिस्सा फिलहाल के लिए श्रीलंका भेजा जाता और फिर बाद में कुछ हफ्तों के बाद ये वापस श्रीलंका से भारत लाया जाता। यानी कि सारा का सारा कंसाइनमेंट भारत ही स्मगल होना था। और जिस पाकिस्तानी नेशनल को डिटेन किया गया है, तो उसका काम था इस कंसाइनमेंट की छोटी छोटी क्वांटिटीज रिसीवर्स को हैंडओवर करना। और उन रिसीवर्स की पहचान करने में यही पाकिस्तानी नेशनल मदद कर सकता है। और बाकी ड्रग्स के पैकेजिंग को देखकर ये साफ दिखता है कि इनकी पैकेजिंग पूरी तरह से पाकिस्तान में ही की गई है। महाराष्ट्र के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में आयोजित की गई कॉन्वोकेशन सेरेमनी को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि जो भारत है वो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा। और चूंकि भारत आत्मनिर्भर बनना है और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। बाकी इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री ने डिफेंस सेक्टर में उभरते हुए कुछ नए खतरे जैसे कि साइबर स्पेस, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, तो उन सभी का समाधान ढूंढने पर जोर दिया है। और उन्होंने कहना था कि हमारा प्रयास अब एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ होना चाहिए। और रही बात आत्मनिर्भरता की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज से बिल्कुल ही अलग होंगे, जबकि आत्मनिर्भरता के माध्यम से हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो हमारे द्वारा ही मैन्युफैक्चर की जाए और उसे हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकें। और अगर देश में ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो इससे रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। और भारतीय रक्षा मंत्री ने राइफल्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भारत में बनाने पर जोर दिया है। बाकी इसके अलावा कल जो भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से 4th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को जारी किया गया था, जिसमें टोटल 928 कंपोनेंट शामिल किए गए, जो कि अपनी निर्धारित समय सीमा के बाद भारत की इंडस्ट्री से ही लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में कुछ और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स के लिए डिजिटल मैप जनरेटर, नेवी की शिप्स के लिए वॉयज डेटा रिकॉर्डर, स्वदेशी STD-40 एयरक्राफ्ट के लिए स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए फ्लेक्सिबल फ्यूल टैंक, और जबकि गियर बॉक्स, अलग अलग वैरायटी के वॉल्व्स, टायर्स, तो ये चीज़ें भी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। और इस पूरी लिस्ट को हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 16 मई से 17 मई तक इजिप्ट की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और अपने इस विजिट के दौरान वे इजिप्ट के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप के साथ खास मीटिंग कंडक्ट करेंगे। और इस मीटिंग में भारत और इजिप्ट के डिफेंस रिलेशंस को और बढ़ाने को लेकर अलग अलग तरीकों पर डिस्कशन किया जाएगा। और इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के अलावा वे इजिप्ट के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री प्रोडक्शन और इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। और इसके अलावा इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशंस अथॉरिटी के चीफ के साथ भी काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन किया जाएगा। बाकी आपको रिमाइंड करा दें कि जो इजिप्ट है उसने भारत के स्वदेशी फाइटर जेट से लेकर भारत की रडार्स, भारत के हेलीकॉप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो इस तरह के अलग अलग मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। और वैसे दिलचस्पी से याद आया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और इन सबके अलावा आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, हमारी सारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन्स पर एक खास ऑफर चल रहा है, और जिसके तहत अगर आप 20 मई से पहले हमारी कोई भी फ्रंटलाइन ई मैगजीन बाय करते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। और इसके लिए कोई अलग से कूपन कोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन को आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलते हैं। और हमारी ई मैगजीन को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 15 मई को भारतीय रक्षा मंत्रालय के फ्लैगशिप इनिशिएटिव आईडेक्स
यानी कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इस इनिशिएटिव के तहत 250वें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को हासिल किया गया है और आज 15 मई को पहली बार इस आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत मिशन डेफ स्पेस के लिए भी पहला आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और जिसके तहत क्यूब सेट्स के लिए माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम को विकसित किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो क्यूब सेट्स हैं तो वो छोटी सैटेलाइट्स की एक ऐसी क्लास है जो काफ़ी मॉड्यूलर है, जिसकी कॉस्ट भी कम है, इसको मैन्युफैक्चर करना आसान है, इंटीग्रेट करना आसान है और लॉन्च करना भी आसान है और ये लॉन्च ऑन डिमांड कैपेबिलिटीज़ के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। और अगर इन क्यूब सेट्स को इमेजरी, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस, कम्युनिकेशन तो इस तरह के अलग अलग पर्पसेस में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इन क्यूब सेट्स को बेहद ही प्रिसाइसली अलाइन करने की जरूरत पड़ती है और उसी वजह से इन सैटेलाइट्स के लिए एक बेहद ही कॉम्पैक्ट माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो कि इन सैटेलाइट्स के प्रिसाइज मैन्यूवरिंग और ऑर्बिट करेक्शन में मदद करेगा। और एक बार इन माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम को विकसित करने के बाद फिर जो ये टेक्नोलॉजी है ये बाकी के अन्य सैटेलाइट्स में भी इंटीग्रेट की जाएगी और जिनमें क्यूब सेट स्वार्म भी शामिल है, जिसे मिशन डेफ स्पेस के तहत विकसित किया जा रहा है। और जो एक क्यूब सेट स्वार्म को विकसित किया जा रहा है तो आपको बता दें कि इस पूरे सिस्टम में टोटल 20 छोटी सैटेलाइट्स रहेंगी जिनमें स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज होंगी और ये लो अर्थ ऑर्बिट से रिमोट सेंसिंग मिशंस को अंजाम देंगी। और जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स होते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से स्वार्म सैटेलाइट्स हैं। और बाकी इसके अलावा आज 15 मई को इस आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत 100 स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड एंटीना का इस्तेमाल करते हुए लाइट वेट ASIC यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट तो इस पर आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रोटोटाइप को विकसित किया जाना है और इसको विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है सिलिकॉनिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री की पेरिस विजिट से पहले HAL और सैफरन अपने जॉइंट वेंचर के तहत भारत के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और इसी का ही नेवल वेरिएंट DBMRH तो इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स के डिजाइन और डेवलपमेंट पर जल्द ही काम स्टार्ट करेगी और इन हेलीकॉप्टर इंजन्स को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए 2022 में सैफरन और HAL के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। बाकी IMRH प्रोग्राम के तहत जो पहला हेलीकॉप्टर है वो 2026 से 27 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और इस जॉइंट वेंचर के तहत इन हेलीकॉप्टर्स के लिए जो इंजन्स विकसित किए जाएंगे तो उसमें HAL इंजन्स के कोर कंपोनेंट्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगी। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक UCO बैंक के टॉप ऑफिशियल के हवाले से बताया गया कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत और रशिया ने कुछ नॉन ऑयल ट्रेड रुपीज में सेटल किए हैं और जनवरी से करीब 19 से 20 ट्रांजेक्शन हुए हैं रुपीज में और रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे ट्रांजेक्शन रशिया के लिए इंडियन एक्सपोर्ट के लिए थे। बाकी कुछ अपडेट्स हमारे पड़ोस से भी सामने आए हैं। पहला अपडेट तो यह है कि नेपाल की आर्मी ने चाइनीज कंपनी द्वारा बनाए गए कुछ और हथियारों को खरीदने की प्रोसेस को शुरू किया है और मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि नेपाल की आर्मी चाइनीज कंपनी नोरिंको से जो हथियार खरीद रही है तो ये पूरी खरीद प्रक्रिया बिना किसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के कंडक्ट की गई है, यानी कि अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस को चुनने के लिए नेपाल की आर्मी ने अपने हथियारों की खरीद के लिए कोई टेंडर जारी किया ही नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे चाइनीज कंपनी को मिला है और नेपाल की आर्मी ने लगभग 6 बिलियन US$ तक की कीमत वाले हथियार खरीदने का फैसला लिया है और इसके तहत नेपाल की आर्मी लगभग 26 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 72 टैक्टिकल व्हीकल्स और कुछ एम्यूनिशंस को खरीदेगी। और नेपाल आर्मी द्वारा चीन से जो हथियारों की खरीद की जा रही है तो ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि चीन से लिए गए मिलिट्री इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस है तो वो बेहद ही खराब होने के बावजूद भी नेपाल की आर्मी चीन से हथियार खरीदने को प्राथमिकता दे रही है और इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर शक भी है कि उन्होंने हथियार के इस एक्विजिशन वाली प्रोसेस में मिसमैनेजमेंट और डिसऑनेस्टी दिखाई है। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि नेपाल आर्मी के जो प्रमुख हैं तो वो एक ओपन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के फेवर में है, लेकिन नेपाल आर्मी के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जो कि चीन से ही हथियार खरीदने वाली प्रोसेस पर आगे बढ़ने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। और ये घटना इस बात को भी दर्शाती है कि चीन किस तरह से नेपाल में अपने इन्फ्लुएंस को लगातार बढ़ा रहा है। बाकी एक और अपडेट है हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान से। तो कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कई सारे ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर रैंक तक के ऑफिसर्स को सर्विस से बर्खास्त करने का फैसला लिया है क्योंकि ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने PTI प्रोटेस्टर्स और इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ ओपन फायर करने से मना किया था। और जबकि इन ऑफिसर्स को बर्खास्त करने वाली रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट देखने को मिली तो वैसे तो उनकी तरफ से इन सारी रिपोर्ट्स को खारिज किया गया और ये भी कहा गया किसी को भी सर्विस से निकाला नहीं गया है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं था जिसने ऑर्डर्स का पालन नहीं किया। हालांकि वो बात अलग है कि कुछ वीडियो जो सामने आई थी तो वो सच्चाई को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। बाकी जैसे कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को इलीगल बताते हुए उन्हें रिलीज कर दिया था तो बड़ा अपडेट निकल के ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब पाकिस्तान के ही चीफ ऑफ जस्टिस के खिलाफ एक्शंस इनिशिएट कर दिए और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान के चीफ ऑफ जस्टिस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने की बात कही है। और अब आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और कहने का सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब इमरान खान के साथ
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी एक कैंपेन लॉन्च कर दिया। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1960 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन बटजिंग संगमा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आज ही का वो दिन है जब 1999 में कारगिल में पेट्रोलिंग पर निकली कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही मूलाराम, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही बनवारी लाल, सिपाही भिकाराम और सिपाही नरेश सिंह, तो इनकी पेट्रोलिंग टीम को पाकिस्तानी ट्रूप्स द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। और पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हमारे इन वीरों को 7 जून तक अपनी कैद में रखा, उन्हें बेहद ही बुरी तरह से टॉर्चर किया और इस दौरान हमारे वीर इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बाकी आज इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की 30वीं डेथ एनिवर्सरी भी है। तो इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा का पूरा नाम क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।